हेलो एवरीवन। हम लोग अब थ्योरी के 5वें लेक्चर को देखेंगे, क्लास को देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक में। पहले में हमने थर्स्ट एंड प्रेशर देखा था और उसी में हमने प्रेशर एट एनी फ्लूइड को देखा था, प्रेशर एट एनी फ्लूइड पॉइंट पहले में। दूसरे में हमने देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरोमीटर और उनका कैसे यूज, उनका मेरिट डिमेरिट, उसको देखा था। तीसरे में हमने मैनोमीटर, बॉल्स लॉ और उस पर एग्जाम्पल भी बनाए। हमने जो भी किया उस पर एग्जाम्पल बनाए। चौथे में हमने पास्कल्स लॉ देखा। पास्कल्स लॉ जो हमारे फ्लूइड ट्रांसमिशन का जो लॉ है कि अगर कहीं पर एक प्रेशर लगता है, कोई एक लिक्विड रेस्ट में है और एक जगह कहीं प्रेशर लग रहा है किसी पॉइंट पे, तो वो जो प्रेशर है वो लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट होगा सभी डायरेक्शंस में। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग नहीं होगा, जितना प्रेशर लगा उतना ही प्रेशर हर डायरेक्शन में उस लिक्विड में ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ये पास्कल लॉ कहता है। और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन था हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक्स उसको हमने देखा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं बायंट अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स। ठीक है, अपथ्रस्ट को ही बायंट फोर्स भी कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये याद होगा आपको, पहली बार मैंने जब पढ़ाया था इसको बता रहा था, हम लोगों ने डिस्कस करे थे, तो हम इंट्रोडक्शन देख चुके। थर्स्ट प्रेशर ये रहा, फिर बैरोमीटर, मैनोमीटर, बॉयल्स लॉ, इस पर क्वेश्चन भी बनाया था, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक प्रेस, इस बार हम बायंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रोटेशन तक जाएंगे। और अगले में या फिर देखता हूँ इसी में हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर कैसे काम करता है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, और इस तरह से थ्योरी कंप्लीट होगा। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिजिक्स में एक प्रॉब्लम यह है पियर्सन में कि लेवल 2 और लेवल 3 के आंसर नहीं देते हैं, केवल हिंट देते हैं, तो उन्हें खुद से ही बनाना है और आंसर लाना होगा। सो आई नो कि कितना डिफिकल्ट होता होगा स्टूडेंट्स के लिए। लेवल 1 तक तो आंसर दिए हैं लेकिन उसके बाद नहीं देते हैं, वे केवल हिंट देते हैं, तो फिर भी देखेंगे। अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो। इस पूरे जितना भी हमने पढ़ा उसको यहाँ यूज किया जाएगा। और मैं हाइड्रोस्टैटिक पे क्यों जोर दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये हार्ड है, मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें काइनेमेटिक्स के भी कंसेप्ट लग जाते हैं। आप बनाओगे अच्छे क्वेश्चन जब बनाओगे, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फिर कहो डायनेमिक्स का कंसेप्ट लग जाते हैं। ओके, फिर इसमें अपने आप तो इसके अपने कंसेप्ट तो हैं ही, जो भी बायंट फोर्स, ये हाइड्रोस्टैटिक के ही कंसेप्ट हैं। तो इस तीनों चैप्टर का जो मेल है, तो उससे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा होता है और वो आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। बहुत उसमें अच्छा लगता है बनाने में। अगर आप इसको अगर एक फन की तरह लोगे ना तो मजा आएगा। अगर ऐसा ले लोगे कि ये तो बनता ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। तो अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स, ये कोई भी बॉडी फुली या पार्शियली इमर्ज्ड है किसी भी लिक्विड में, तो वह बॉडी नेट अपवर्ड फोर्स क्या करती है, नेट अपवर्ड फोर्स अति करती है, फिल्ट करती है। ठीक है, नेट अपवर्ड फोर्स उस पर लगता है, लिक्विड के द्वारा नेट अपवर्ड फोर्स लगता है। इसी को हम बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं, नाम ही है अपथ्रस्ट। ठीक है, अपथ्रस्ट, थ्रस्ट हम किसको कहते थे, प्रेशर विच इज एक्टिंग एट ए नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। प्रेशर एक्टिंग या फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज थ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट है। तो क्यों ऊपर, क्यों लिक्विड कोई फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऊपर की तरफ ही क्यों फोर्स लगाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये नेट अपवर्ड फोर्सिंग क्यों लगता है ना, बायंसी। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी बॉडी जब किसी लिक्विड में ऑब्जेक्ट को हम लोग डाला जाता है तो नेट अपवर्ड की तरफ ही क्यों फोर्स लगता है, डाउनवर्ड की तरफ फोर्स क्यों नहीं लगता है ना। या फिर आपका राइट की तरफ, साइड्स की तरफ क्यों नहीं फोर्स लगता है, या नेट हमारा राइट की तरफ या नेट हमारा लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं लगता है? क्यों अपवर्ड ही क्यों लगता है नेट अपवर्ड? तो इसका आपको रीजन, सिंपल सा रीजन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसी फिगर में बता देता हूं। सॉरी। तो जो साइड्स में फोर्स लगते हैं उसको, साइड्स में जो प्रेशर लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको लेटरल प्रेशर करते हैं। देखो लेटरल प्रेशर लिखा हुआ है ना। ठीक है, सबसे पहले लेटरल प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो गाइस मैं दो पॉइंट्स को लूंगा। ठीक है, मान लो एक पॉइंट यहां पर है और एक यहां पर पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट का सेम हाइट है। ओके, दोनों पॉइंट का क्या है, सेम हाइट है।
सेम हाइट है। तो आपको पता है ना कि अगर हाइट कहने का मतलब सेम क्या है, सरफेस, वाटर सरफेस से क्या है, सेम है, डेप्थ पे है। तो आपको पता है ना कि प्रेशर एट एनी डेप्थ एच कितना होता है, एच डी जी होता है। तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे और ये दोनों पॉइंट पे क्या है, प्रेशर सेम है। अगर एक और पॉइंट कहीं ले लो, अगर फिर से मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं और इस पॉइंट को ले लेता हूं, ठीक है, ये दोनों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं। कहने का मतलब अगर बॉटम सेम है, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, हम लेटरल प्रेशर की बात कर रहे थे, तो लेटरल प्रेशर किधर की ओर लगेगा, ये हमारा लेटरल प्रेशर लगेगा। लेकिन ये दोनों जो प्रेशर है ना, लेटरल प्रेशर, ये दोनों का क्या होगा, सेम होगा। क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। लेटरल प्रेशर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों, क्योंकि सेम हाइट पे ये प्रेशर आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ओके, सेम मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट प्रेशर सेम मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि जो भी आप देखोगे कि अगर ये हाइट पे देखोगे तो सेम हाइट है, तो सेम हाइट पे सेम प्रेशर लग रहा है। फिर ये हाइट देखो तो इस हाइट पे भी तो सेम प्रेशर लगेगा, तो नेट प्रेशर एलॉन्ग साइड्स, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। नेट प्रेशर साइड्स के लिए क्या होगा, जीरो होगा। आप कोई भी एक बड़ा सा इसमें जो फिगर बनाया हुआ है ना, ये सब, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये हर एरो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये हर एरो जिस भी हाइट पे है, जिस भी डेप्थ पर है, वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है हमारा, ये देखो वाटर सरफेस से जिस भी डेप्थ पे है, तो जितने भी डेप्थ पे है हम क्या लिखते हैं, प्रेशर एच डी जी। तो ये जो एरो है, मान लो एक इस एरो को चुन लिया और एक इस एरो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इस एरो का जो वाटर सरफेस से क्या है, डेप्थ है, और इस एरो का वाटर सरफेस से क्या है, डेप्थ है। ये दोनों क्या है, सेम है, और डेप्थ सेम है, और डेंसिटी तो लिक्विड का ही लिया, डेंसिटी तो उसके लिए, तो डेंसिटी के लिए लिक्विड तो वही रहेगा, और जी का वैल्यू 10 होता है, तो ये दोनों पर प्रेशर क्या होगा, सेम है। ओके, तो इसीलिए साइड्स पे जो प्रेशर लगते हैं ना, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब आते हैं वर्टिकल की बात करते हैं, तो देखो वर्टिकल में ही प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है, सबसे अपर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर लग रहा है, मान लो H1 हाइट पे है वाटर सरफेस से, तो कितना प्रेशर लग रहा है, P1 इज इक्वल टू H1 डी जी। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, ये नहीं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मान के बैठे हुए हैं, नहीं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, डेंसिटी ऑफ। और P2 क्या मान लिया, P2 प्रेशर कहाँ मान लिया, बॉटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अपर पार्ट होता है, एक बॉटम पार्ट होता है, तो P2 किसका प्रेशर मान लिया, बॉटम पार्ट पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो P2 इज इक्वल टू H2। क्यों, क्योंकि बॉटम जो पार्ट है वो वाटर सरफेस से कितनी डेप्थ पे है, H2 पे है, देखो H2 लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, H2, और D किसका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज आप देखो, H2 ग्रेटर देन H1 है, क्यों, क्योंकि H2 डेप्थ ज्यादा है ना, ये H2 रहा, ये H1 रहा, तो H2 ग्रेटर देन H1 है, तो इसका मतलब जरूर P2 ग्रेटर देन P1 होगा, क्योंकि DG तो दोनों में कॉमन है, तो P2 ग्रेटर देन P1 हो गया। इसी प्रेशर डिफरेंस के चलते, इसी प्रेशर डिफरेंस के चलते ये P2 माइनस P1 जो प्रेशर है ना, इसी प्रेशर डिफरेंस के चलते क्या होता है, एक नेट अपवर्ड क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्योंकि आपको पता है कि इस प्रेशर डिफरेंस के चलते क्या होगा, फोर्स बाई एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, इसी को FB बायएंसी फोर्स बटा एरिया, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट का, यही हमारा। तो बायएंसी फोर्स क्या हो गया हमारा, यहां से आप अगर लिखोगे तो FB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्रॉस सेक्शन होगा ना इसका, अपना कुछ बेस में कुछ एरिया होगा ना, उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे प्रेशर डिफरेंस का, ऊपर में जितना प्रेशर है उसको किससे माइनस कर दोगे, नीचे के प्रेशर से, इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारा बायएंसी क्या आ जाएगा, बायएंसी फोर्स आ जाएगा। यही फोर्स अपवर्डली, टोटल अपवर्ड फोर्स है इसका, यानी कि इसी फोर्स से क्या कर रहा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा। ये कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि एक ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में हम लोग उसे सबमर्ज, वो पार्शियली या होली, या तो पूरी तरह से डूबा हुआ हो, या फ्लोट कर रहा हो, ऐसा नहीं कि केवल फ्लोट कर रहा हो तभी ऐसा होगा, डूबा भी हुआ है फिर भी उसमें बायएंसी फोर्स लगेगा, ठीक है, डूबा भी हुआ है फिर भी बायएंसी फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और नीचे तो इसका वेट लग ही रहा है mg,
ऊपर की ओर क्या लग रहा है, बायंसी, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, इसका mg। ठीक है, ऊपर की ओर बायंसी, नीचे की तरफ mg। तो जब mg ग्रेटर देन b हो जाएगा, पहला केस, जब ये सब आप खुद से भी पढ़ सकते हो यहाँ पर, और वही P2 की जगह क्या आप डालोगे, इसी को आगे बढ़ाओगे ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, FB इज इक्वल टू, यानी बायंसी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर कितना लगेगा, P2 क्या लिख दोगे, H2dg। ठीक है, dg कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में dg है P2 P1 में, तो dg कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, H2 माइनस H1 इंटू ए बचेगा। ठीक है, और आगे बढ़ाओ, देखो H2 माइनस H1, अब आप ध्यान से देखो, एक और बढ़ा देता हूं, देखो ये पूरा H2 है, यहां से लेकर यहां तक H2 है। ठीक है, और यहां से लेके वाटर सरफेस से लेके यहां तक क्या है, H1 है, दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक H1 है, और यहां से लेके आपको यहां तक क्या है, H2 है। तो H2 माइनस H1 कितना हो जाएगा, केवल इतना होगा, H2 माइनस H1 क्या होगा, इतना दूरी होगा, यानी ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा। समझ रहे हो बात को, ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा H2 माइनस H1, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ हो जाएगा, कितना अच्छा बात है, H2 माइनस H1 ऑब्जेक्ट का लेंथ हो जाएगा, यानी FB क्या हो जाएगा, बायंसी फोर्स, DG डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें ऑब्जेक्ट समर्ज है, इंटू G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू, और H2 माइनस H1 क्या हो गया, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और आपको पता है कि लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या देता है, वॉल्यूम देता है ना, किसी भी रेगुलर बॉडी का लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या देता है, और आपको रेगुलर बॉडीज पर ही प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, FB इज इक्वल टू, यानी बायंसी फोर्स उस बॉडी पे कितना लगेगा, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू G लिख देंगे, यही है बायंसी फोर्स लगेगा। अरे बस समझ, देखो डिराइव भी कर दिया, ये हर जगह यूज होगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी लिक्विड में आप, वो पूरी तरह से डूबा हुआ हो या तैर रहा हो या उसका, समझ रहे हो, तो उस पर कितना बायंसी फोर्स लगता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए उसका कितना वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, टोटल वॉल्यूम है, नहीं, VO इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, है ना, वह वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है। ऐसा नहीं कि लिक्विड के बाहर जो वॉल्यूम है उसको भी यहाँ रख दिए, टोटल वॉल्यूम रख के बैठे हुए हैं और यहाँ से बायंसी फोर्स कैलकुलेट करें, नहीं, यहाँ तो DL तो ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह पार्ट जो पानी, जो लिक्विड के अंदर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वह वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है उसको यहाँ पर रखेंगे VO की जगह, ये नहीं कि पूरा वॉल्यूम ये ऑब्जेक्ट का यहाँ रख देंगे। यहाँ किसका वॉल्यूम रखेंगे, ऑब्जेक्ट का, यहाँ किसका वॉल्यूम रखेंगे, ऑब्जेक्ट का वह वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है इंटू G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारा यही हो जाएगा बायंसी फोर्स। ये देखो, इसी को ये बनाया है, F इज इक्वल टू F2, देखो ये आ गया, इसी को आगे ये H2 माइनस H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 हाइट ऑफ द बॉडी, और आगे जो भी करना हो ये करेगा। और यहाँ से हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, किस, ये पूरा वॉल्यूम नहीं है, ये केवल वॉल्यूम ऑफ बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड इन दैट लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ आगे लिखा भी होगा इसने, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो, पहले मान लो ये इसमें केवल लिक्विड था कोई, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट हमने डाला, तो अब क्या होगा ना, इसमें से कितना लिक्विड, तो इस ऑब्जेक्ट ने जितना वॉल्यूम क्या किया होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा। अगर हम पूछें कि मान लो इस ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम है, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मान लो VO है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को पहले मैंने डाला इस लिक्विड के अंदर, तो मैं आपसे पूछूं कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या हुआ होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा इस ऑब्जेक्ट के चलते, तो आप क्या आंसर दोगे, VO ही दोगे। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब गया तो इसने कुछ अपना क्या किया, जगह को एक्वायर किया, है ना, ऑक्युपाई स्पेस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक मैटर है और मैटर ऑक्युपाई स्पेस, तो अपने वॉल्यूम के अनुसार क्या करेगा, स्पेस को क्या करेगा गाइस, ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, स्पेस को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंटेनर में लिक्विड है और उसमें वीओ वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वीओ है, उसको मैंने डाल दिया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ इस किसके चलते, इस ऑब्जेक्ट के चलते। तो आप क्या कहोगे, वीओ ही। क्यों? क्योंकि इसने वीओ वॉल्यूम क्या किया, ऑक्युपाई किया और वाटर के वीओ को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसका लेवल भी अप हो जाएगा। पहले मान लो यहाँ तक था, तो आप देखते हो कि जब भी आप किसी चीज को डालते हो, थोड़ा बड़े चीज को एक बाल्टी में, तो वाटर का लेवल अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ वॉल्यूम क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई कर लेता है। ओके क्योंकि ये मैटर है ना, तो मैटर ऑक्युपाइज स्पेस, ये एक प्रॉपर्टी था ना मैटर का, हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लास 8 में। तो इसलिए बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये और कुछ नहीं बल्कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड। ये और कुछ नहीं, देखो जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है ना, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, लिक्विड डिस्प्लेस होगा। इसीलिए अगर मैं वो यहाँ पर ये भी लिखूं इसकी जगह कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, उसी की जगह मैं ये लिख दूं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या दे देगा, मास ऑफ लिक्विड दे देगा। ठीक है, मास ऑफ लिक्विड दे देगा, और मास इनटू जी क्या दे देगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। यानी कि जो बायंसी फोर्स होता है, ध्यान से सुनना, जो बायंसी फोर्स होता है ना किसी ऑब्जेक्ट पे, क्या होता है, किसके बराबर होता है, कोई भी बायंसी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर जो लगता है, जब लिक्विड में पार्शियली होल या पार्शियली इमर्ज हो, तो कितना बायंसी फोर्स उस पर लगता है, जितना वेट ऑफ वाटर वो क्या करता है, जितना वेट ऑफ वाटर नहीं, क्योंकि वाटर तो जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसने, वेट मास नहीं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो सब बात की एक बात यह है कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना बायंसी फोर्स लगेगा, बायंसी फोर्स यानी अपथ्रस्ट फोर्स, ऊपर की तरफ कितना बायंसी फोर्स लगेगा, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वेट ऑफ लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है ना, उतना ही बायंसी फोर्स उसे लगेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। कैसे, देखो यहाँ पर मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस की जगह में उसके पहले हमने क्या लिखा था कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड। तो जितना वॉल्यूम सबमर्ज होगा ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर, उतना ही ना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस भी होगा। ये तो इसकी जगह मैंने ये लिखा। तो बायंसी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट। सो थस अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, ये नहीं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ द बॉडी। फिर से, अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इज इक्वल टू द वेट बोल रहा है, मास नहीं, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये नहीं कि पूरा कंटेनर में जितना लिक्विड है उसको पूरा आपने लिख दिया, नहीं, केवल उतना ही लिक्विड का वेट बायंसी के बराबर होगा या अपथ्रस्ट के बराबर होगा जितने लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बॉडीज इमर्ज्ड इन फ्लूइड आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। ठीक है, आइदर पूरी तरह से भी, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ बॉटम में जाके कोई भारी सा ऑब्जेक्ट है, उसका डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब गया, तो उस पर कोई बायंसी नहीं लगेगा, बायंसी उस पर भी लग रहा है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बॉडीज इमर्ज्ड इन फ्लूइड आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। ठीक है, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। दिस फैक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय ए ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट आर्किमिडीज। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर है और एंड इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने इसको पहले एक बार सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, तो इसीलिए ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर कोई पूछेगा तो आप लिख सकते हो, व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। और फ्लूइड में लिक्विड प्लस आपका गैस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, फ्लूइड में केवल लिक्विड ही नहीं आते हैं, फ्लूइड में गैस भी आते हैं। तो व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड एट रेस्ट नॉट मूविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्ट में वो लिक्विड होना चाहिए। इन अ फ्लूइड एट रेस्ट कॉमा इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है ये अपथ्रस्ट, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा। ड्यू टू द अपथ्रस्ट कॉमा एक्टिंग ऑन द बॉडी इट अपरेंटली लूजेस अ पार्ट ऑफ इट्स वेट। ठीक है, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पहले mg लग रहा था। ठीक है, हवा, जब ये ऑब्जेक्ट क्या था, हवा में था या फिर ऐसे
अपना रखा हुआ था इन्वायरमेंट में, लेकिन जब इसको लिक्विड के अंदर हम ले गए तो नीचे mg तो अभी भी लग रहा है, लेकिन एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी। तो अब इसका नेट वेट कितना हो गया, जब ये लिक्विड में है, ठीक है, अब ये लिक्विड के अंदर है, तो नेट वेट कितना हो गया, नेट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन बनता है, नेट वेट कितना हो गया, mg माइनस बी हो गया नेट वेट, यही तो। और अगर यहाँ पानी में रखे हुए इस पर कोई स्प्रिंग बैलेंस यूज करोगे और देखोगे कितना वेट है, तो ये इतना ही वेट दिखाएगा, mg माइनस बी। समझ में आ रहा है कि वेट की बात हो रही है ना, वेट। ड्यू टू द अपथ्रस्ट, एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट अपरेंटली लूजेज अ पार्ट ऑफ इट्स वेट एंड नॉट मास, ठीक है, एंड द अपरेंट लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, ठीक है, अपरेंट लॉस ऑफ वेट एंड अपरेंट लॉस ऑफ वेट। तो हमारा अपरेंट लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द अपरेंट की जगह, एंड द अपरेंट लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट। थस फॉर ए बॉडी आइदर पार्शियली और कंप्लीटली immersed in a fluid, upthrust is equal to weight of the fluid displaced, ठीक है, upthrust is equal to weight of the fluid displaced बराबर apparent loss of weight of the body। तो बॉडी पहले उसका मास क्या था, mg था जब वो हवा में था, या फिर, तो अब नेट वेट कितना हुआ, नेट वेट तो अब क्या होगा, mg माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुमसे पूछा है कि लॉस इन वेट कितना हुआ, लॉस इन वेट, ठीक है, लॉस इन अपरेंट लॉस इन वेट, ठीक है, अपरेंट मतलब आभासी, ठीक है, अपरेंट, असल में अपरेंट लॉस इन वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के बराबर। क्यों, क्योंकि पहले से mg तो अभी भी नीचे लग रहा है, लेकिन ऊपर का और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, mg नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड और बायंसी वर्टिकली अपवर्ड। तो लॉस कितना हुआ वेट में, बी लॉस हुआ, क्यों, क्योंकि mg अभी भी नीचे लग रहा है, लेकिन ऊपर एक फोर्स लग गया, तो लॉस तो बी का हुआ ना। और अब नेट वेट कितना है, तो नेट वेट के लिए आप mg माइनस बी कर दो। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के लिए फेमस स्प्रिंग बैलेंस वाला हम देखते हैं कि पहले एक सॉलिड अटैच्ड है, तो अब इसका कितना मास कितना दिखा रहा है, 200, ठीक है, ये 200 दिखा रहा है। अब जब इसको वाटर में डालें तो वाटर क्या करेगा, ऊपर एक बायंसी फोर्स लगाएगा, तो इसका लॉस वेट होगा। तो जब भी किसी बॉडी को हम फ्लूइड में प्लेस करते हैं, तो अपना अपरेंट अपना क्या करता है, वेट को लूज करता है, ना कि वेट को गेन करता है, वेट को क्या करता है, लूज करता है। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ एक बायंसी फोर्स लग जाता है। तो अब जो नेट वेट है वो mg माइनस बी है, ना कि mg में अगर कुछ प्लस होता ना तब तो गेन इन वेट होता ना, लेकिन mg में कुछ माइनस हो रहा है, तो इसलिए लॉस होता है वेट का, हमें दिखता है, एक आभास होता है कि वेट में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो mg प्लस नहीं होता है कुछ समथिंग, mg माइनस भी यही होता है। तो अब पहले 200 मान लो कि 200 ग्राम का ये ऑब्जेक्ट था, मान लेते हैं, अब इसमें गया तो 150 ग्राम का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना, अब ऑब्जेक्ट 150 ग्राम का, यही स्प्रिंग बैलेंस है, बस इसे वाटर में ला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर ना जरूर इस वाटर का कितना वेट होगा, 50 ग्राम का वेट होगा, ठीक है, इस वाटर का 50 ग्राम का वेट होगा, ठीक है। क्योंकि इस वाटर का, ये जो वाटर है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जो लॉस ऑफ वेट है ना, वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो जितना लिक्विड इसमें डिस्प्लेस हुआ ना, इसका जो वेट होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर ग्राम में लिखा है, तो जरूरी नहीं कि ये मास ही है, ठीक है, आप कुछ भी इसको मान के चल सकते हो, ठीक है, हम देखेंगे इसको यहाँ पर। तो ये जो लॉस हुआ, आप 200 ग्राम था, अब वेट इसका 150 दिखा रहा है, देख रहे हो, तो इसका मतलब जरूर ये जो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसने जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है, कितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस किया है, इतना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है, इसका जरूर वेट कितना होगा, 50 ग्राम, तभी ना 150 प्लस 50 कितना, 200 ग्राम देगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन था कि अपरेंट लॉस इन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, apparent loss in weight of the object is equal to the weight of the liquid displaced by that body. Apparent loss in weight of the body when it is submerged in a fluid completely or partially is equal to the weight of the fluid, volume of the fluid नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, weight या mass of the fluid भी नहीं, weight of the fluid displaced by the body, ठीक है। तो
यहाँ पर अब रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या, ऑफन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज कंपेयर्ड विद डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 0 डिग्री पे नहीं होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, क्यों होता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लास 8 में डिस्कस किया गया था। फुल स्टॉप। दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। थस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो मैथमेटिकली क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाई एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये पहले भी बता चुका हूं, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्चुअली में वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, क्या इसी को क्या लिखते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब भी तो लिखते हैं ना, 1 ग्राम बराबर है ना, तो एक्चुअली में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इससे कम डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, या फिर 100 kg पर मीटर क्यूब से। तो और कोई पूछेगा कि यूनिट क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का, तो रिलेटिव डेंसिटी इट डज नॉट हैव यूनिट्स, तो सर क्लास में पूछ सकते हैं, और वहां पर गलत मत बता देना कि ये यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ डेंसिटी है, यानी सेम यूनिट है ऊपर नीचे, तो ये तो कैंसिल आपस में हो जाएंगे, तो इसलिए जो रिजल्टेंट आएगा ना रिलेटिव डेंसिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है रिलेटिव डेंसिटी का। तो जब भी किसी डिफिनेशन को आप देखते हो किसी भी टर्म को और उसमें रिलेटिव लगा हुआ है ना, तो बड़ा ध्यान से समझना, ज्यादा चांस है कि उस वो जो टर्म है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, उसका कोई यूनिट ही नहीं होगा। तो ठीक है, अब बनाते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर कोई पूछे कि रिलेटिव डेंसिटी कितना है, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी आरडी ऑफ मरकरी, ठीक है, मरकरी हमारा क्या हो जाएगा, मरकरी का एचजी होता है ना सिंबल, एचजी लिख देता हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एचजी का क्या हो जाएगा अपॉन, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये केवल 13.6 दे देगा, तो इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, जैसे भी चेंज करना है। अब एक चीज यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर अपॉन अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, ये बताने की जरूरत है। देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो लेकिन इसी डेंसिटी को क्या क्या लिख सकते हो, इसी डेंसिटी को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बटा, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम सब्सटेंस बटा मास ऑफ वाटर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां से अपन मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो अगर हम मान लेते हैं कि वी एस इज इक्वल टू क्या है, वी डब्ल्यू है, जो सॉलिड का जो मास है या सब्सटेंस का जो मास है वो वाटर के जो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम के बराबर है, अगर मैंने मान लिया तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो क्या बचेगा एम एस अपॉन एम डब्ल्यू, यानी मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या बचेगा, मास ऑफ वाटर। अब दोनों तरफ जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर, तो अब ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी, तो ये हमारा वेट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सब्सटेंस वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर अपॉन वेट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का वेट कितना होता है, जब भी किसी फ्लूइड को आप किसी भी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में आप इमर्स करते हो, तो जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है वही अपरेंट लॉस भी तो होता है, इसीलिए यहाँ पर अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी हमने लिख दिया है। तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, और ऑफ कोर्स ये माना नहीं है, ये होगा वी एस इज इक्वल टू वी डब्ल्यू यहाँ पर होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतना ही वॉल्यूम वो वाटर क्या करेगा या लिक्विड डिस्प्लेस करेगा।
तो इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, उस सब्सटेंस का वेट एयर में बटा उस सब्सटेंस ने कितना वेट लूज किया, ठीक है, किसमें, वाटर में। उसी तरह से रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, तो जितना सब्सटेंस ने वेट लूज किया लिक्विड में, जिस लिक्विड का हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, बटा उस सब्सटेंस ने वाटर में कितना वेट लूज किया, ठीक है। तो किसी भी रिलेटिव डेंसिटी का, लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, इसको भी उसी तरह से आप डिराइव कर सकते हो, ये जहां से आया है वहां से आप भी डिराइव कर सकते हो। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसके बराबर होगा, अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी इन लिक्विड अपॉन अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द सेम बॉडी इन वाटर। एक क्वेश्चन बनाते हैं, द मास ऑफ है, एक क्वेश्चन बनाते हैं, द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम दे दिया, ये मास दे दिया, व्हाट इज इज रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी प्राप्त करना है, तो एक तो आपका दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालेंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ बॉडी मान लो dB है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास 2 kg और वॉल्यूम क्या है 250 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन ये kg में दिया हुआ है ना, तो इसको क्या करूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, ताकि ये ग्राम में बदल जाए। क्यों, क्योंकि नीचे सेंटीमीटर क्यूब है और ऊपर केजी में है, तो डेंसिटी कभी ऐसा देखा है कि केजी पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा नहीं ना देखा है। आप हमेशा देखते हो कि केजी पर मीटर क्यूब है या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वैसे मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो जब आप ऊपर केजी लिख रहे हो ना मास को, तो नीचे वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम नीचे तो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो मैं सोचा कि चलो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में न बदल के मैं केजी को ही ग्राम में बदल दे रहा हूँ, तो वहां से काम चलता है, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना आ जाएगा, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना, 1 ग्राम, हमेशा एक ही होगा, ठीक है। 1 ग्राम 4 डिग्री पे एक ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये 8 आ गया, केवल कोई यूनिट नहीं, तो बॉडी का डेंसिटी ऑफ बॉडी 8 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब समझ में आया, ऐसे प्रॉब्लम करते जाओगे तो आसानी होते जाएगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद फ्लोटेशन पे जाएंगे। द स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं अरे स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दिया, आगे कैसे बढ़े। तो 19 दिया हुआ है गोल्ड का, ठीक है। तो 19 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, dg अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ ए गोल्ड बॉडी दैट डिस्प्लेसेस 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर व्हेन इमर्ज्ड इन इट। तो उस गोल्ड का मास बताओ जो कितना वाटर डिस्प्लेस करती है, 25 सेंटीमीटर क्यूब वाटर क्या करती है, डिस्प्लेस करती है जब किसी गोल्ड को, ये मान लो किसी लिक्विड में किसी गोल्ड को मैंने यहाँ पर है, तो इसको डालने के बाद कितना वाटर उसने या कितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया, 25 सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेस किया, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस किया इस गोल्ड ने। इसका मतलब इस गोल्ड का वॉल्यूम ही 25 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि जितना वॉल्यूम होता है ऑब्जेक्ट का उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी अभी निकाला ना, dg इज इक्वल टू 19 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर। देखो ऊपर सेंटीमीटर, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू dg इंटू v। तो मास ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा, हम गोल्ड का मास निकाला तो 19 इंटू 25 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये 475 कैलकुलेट कर लेना, 475 ग्राम आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि उस गोल्ड का 475 ग्राम गोल्ड को जब आप वाटर में जब उसको रखोगे या वाटर में जब डूब जाता है तो कितना, ठीक है। तो पूछ रहा था कि कितना ग्राम जो गोल्ड है उसको में जब वाटर में जब वो डूबता है तो 25 सेंटीमीटर क्यूब का क्या करता है, वाटर डिस्प्लेस करता है, ओके। तो आप समझ रहे हो इसको, तो 475 ग्राम गोल्ड ही जब वाटर में डूबता है, इमर्स होता है, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। कितना वाटर कोई लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका अपना वॉल्यूम होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह डूब गया है तो कितना वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। और अगर पूरी तरह नहीं डूबा है
तो जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का वाटर में या लिक्विड में है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर या लिक्विड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इसको आगे देखेंगे तो हमारा 475 ग्राम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ ए रेफरेंस सब्सटेंस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस, ऐसे अधिकतर बार रेफरेंस तो वाटर को ही लेते हैं। अब बॉडी वेट्स कितना, 75 ग्राम फोर्स। ठीक है, इसको जीएफ को क्या यहाँ पर 75 ग्राम फोर्स पढ़ेंगे। 75 ग्राम फोर्स का क्या मतलब होता है कि 75 ग्राम का क्या है, वेट होता है। 75 ग्राम फोर्स का मतलब 75 ग्राम का जितना वेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, 75 ग्राम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी हवा में उसका कितना वेट है, 75 ग्राम फोर्स, और 51 ग्राम फोर्स उसका कब वेट है, जब वो लिक्विड में इमर्स है, और 67 ग्राम फोर्स कब है, जब वो कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी तो हमको पता है ना, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसका, किसी भी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, बोलो किसी भी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, लॉस, अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन दैट लिक्विड। ठीक है, किसी लिक्विड का अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि ऊपर पहले क्या लिखते हैं, अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ दैट बॉडी इन लिक्विड। तो 75 ग्राम तो हवा में है, लेकिन उस लिक्विड में कितना है, जब उसका वेट 67 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो कितना का लॉस हुआ, तो 75 माइनस 67, तो 8 है ना, 8 ग्राम फोर्स का। ठीक है, इतना का। और कब लिक्विड में, और उसके नीचे क्या लेते हैं, अपरेंट लॉस ऑफ बॉडी इन वाटर, अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, नीचे अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। अब वाटर में उस बॉडी का कितना लॉस हुआ वेट, तो 75 ग्राम तो एयर में था, वाटर में कितना हो गया, 51 ग्राम फोर्स, है ना। नहीं, यहाँ पर 51 ग्राम फोर्स कब था, जब वो लिक्विड में था। ठीक है, 51 ग्राम फोर्स कब था, जब वो लिक्विड में था। 51 ग्राम फोर्स कब था, जब वो लिक्विड में था। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे 9, 10, 19, 5, 24, तो अगर हम देखें तो उस लिक्विड में कितना का लॉस हुआ, उसको वेट का 24 ग्राम फोर्स, और वाटर में कितने का लॉस हुआ, तो हवा में तो 75 ग्राम फोर्स है, और वाटर में कितना है, 67 ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर। तो 75 माइनस इसको करोगे तो ये 8 आ जाएगा, तो 8 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 या 24, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर इसका मतलब देयरफॉर डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या आ जाएगा, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिलेटिव। ठीक है, 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या लिखेंगे, वाटर। तो वाटर का तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वाटर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 3 ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं फ्लोटेशन पे। तो कोई भी बॉडी कब फ्लोट करेगी, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कोई भी बॉडी कब फ्लोट करेगी, मान लो ये कोई लिक्विड है और बॉडी क्या है, फ्लोट कर रही है। ठीक है, कुछ पार्ट इसका ऊपर में है, कुछ पार्ट, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट क्या है, लिक्विड के अंदर है, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा, अपथ्रस्ट लग रहा होगा, यानी बायंसी लग रहा होगा। तो कब बॉडी कब फ्लोट करेगी, जब नेट फोर्स क्या हो, इक्वल हो। साइड के जो फोर्स हो तो कैंसिल हो जा रहे हैं, लेटरल फोर्सेस तो कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन फ्लोटेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन लिख लो, कंडीशन फॉर फ्लोटेशन क्या होता है कि mg जो है ना, यानी मास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होना चाहिए, अपथ्रस्ट के बराबर होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है, जो बॉडी का जो वेट है वो किसके बराबर हो, अपथ्रस्ट के बराबर हो। जितना उस पर बायंसी लग रहा हो वो किसके बराबर हो, उस बॉडी के बराबर हो, तब वो बॉडी फ्लोट करेगी। ये कंडीशन है। तो ये 3 तरीके से दिया गया है, आपको देख सकते हो। बॉडी कब डूब जाती है, जब उसका mg क्या हो,
वेट क्या हो, किससे ज़्यादा हो, बायंसी फोर्स से ज़्यादा हो। ये देखो इस कंडीशन में वेट ज़्यादा है बायंसी फोर्स से, इसलिए डूब गई। और ये लगभग इसका अंतिम जो अपर सरफेस है ना बॉडी का, वो वाटर सरफेस से मैच करता है, वाटर सरफेस के पास रहता है। तो ऐसा केस आइस में आप देखते होगे, ठीक है, आइस वगैरह में देखते हो। तो ये कब होता है, जब mg इक्वल टू फोर्स ऑफ बायंसी हो जाए, एकदम फोर्स ऑफ बायंसी हो जाए, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ना पहला वाला चीज, ये कब का है, केस 2 का है, ठीक है, कंडीशन केस 2 का। ये यहाँ तक आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ तक ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी का जो अपर पार्ट है ना, वो वाटर सरफेस से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ये कब होता है, जब वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर हो, बायंसी फोर्स के बराबर हो। और ये कब केस होता है, ये जो बी में mg इक्वल टू बी हो, एफ बी हो गया, ये कब होगा, mg ग्रेटर देन एफ बी। ये कब होगा, mg लेस देन एफ बी, यानी बायंसी फोर्स जब ज्यादा हो जाना mg से, तब इस तरह से बॉडी फ्लोट करता है। यानी इसका बॉडी का कुछ जो वॉल्यूम है, बॉडी का कुछ जो पार्ट है वो एयर में रहता है और कुछ पार्ट लिक्विड में रहता है। तो ये कब होता है, जब mg ग्रेटर देन एफ बी हो। ओके, तो 3 तरह के बॉडी आप देख सकते हो। लॉज ऑफ फ्लोटेशन, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, ये 2 चीज लिख सकते हो आप कि पहला द वेट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द, तो इसी के बारे में हम फ्लोटिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये 2 केस हम देखते हैं फ्लोटिंग के बारे में, इसको देखते हैं हम लोग 2 केसेस में, क्योंकि ये तो सिंक कर गया ना, बॉडी यहाँ स्टेशनरी है और यहाँ मूव। तो जब ये बॉडी स्टेशनरी है ना, तो थोड़ा सा भी अगर फोर्स आप दोगे ना ऊपर से इसको नीचे की तरफ, तो नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, बॉटम तक आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी है। लेकिन इस केस में अगर ऊपर से फोर्स दोगे तो भी थोड़ा नीचे तो जाएगा, लेकिन फिर ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बायंसी फोर्स क्या है, ज्यादा है। ओके, तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन में पहला था द वेट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड displaced by the body. The weight of a floating body is in a fluid is equal to the weight of the fluid, है ना, weight of the fluid displaced by the body। ये हम बताया था ना कि कब weight of the mg equal to b, ये b क्या होता है, बायंसी किसके बराबर होता है, weight of the liquid displaced by the body। weight of the liquid displaced by the body, ठीक है। और ये m क्या है, मास ऑफ बॉडी। ये mg पूरा लिख लो, ये mg क्या है, वेट ऑफ बॉडी है। एक फ्लोटेशन का पहला नियम है वेट ऑफ बॉडी। दूसरा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ बायंसी बताऊंगा, सेंटर ऑफ बायंसी आर इन द सेम वर्टिकल लाइन। ये 2 चीज है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, फिर से वही बराबर अपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन द फ्लूइड। सेकंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए फ्लूइड इज 0, ठीक है। थर्ड द अपरेंट वेट एंड अपरेंट डेंसिटी ऑफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए फ्लूइड इज 0। फ्लोटिंग बॉडी इज रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी निकाला है फ्लोटिंग बॉडी का। तो अगर आपको पूछा जाए कि द वॉल्यूम किधर गया, इफ इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर AH1 P1 if ρ1 is the density of the wood, mass of the wood plus the weight of the wood, the volume of the part of the wooden piece immersed। तो अगर एक बॉडी जो फ्लोट कर रही है उसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। आप इसका डिराइवेशन आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर इसने क्या किया है, अंत में इसने जाके क्या किया है कि ये किधर गया, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द वुडन। तो इसने क्या किया है, ρ1 देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो आप, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या किया है, ρ1, ये ρ1 भी तो गजब लिखता है ना, ρ2 इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 बाई V, ठीक है। ये ρ1 क्या था,
डेंसिटी ρ1 क्या है, डेंसिटी ऑफ किसका, डेंसिटी ऑफ बॉडी का, अपॉन ρ2 क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का या फिर लिक्विड का। तो ये क्या हो गया, V1 अपॉन V, V1 क्या है, वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड, ठीक है, वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, और ये V क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, ये देखो, जब भी आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है और उस बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो, जिस लिक्विड में उसे फ्लोट कर रहा हो, तो ऊपर क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द बॉडी इज फ्लोटिंग इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी इसी को ये भी बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड। एक क्वेश्चन बनाते हैं तब समझ में आ जाएगा। इफ द लिक्विड इज कंसीडर्ड, द लिक्विड कंसीडर्ड इज वाटर, द अबव एक्सप्रेशन बिकम डेंसिटी ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड वाटर, रिलेटिव डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द वाटर, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो ये सिलेंड्रिकल बॉडी फ्लोट, तो सिलेंड्रिकल कैसा होता है, यहाँ पर आप बनाओगे, यहाँ पर आप सिलेंड्रिकल बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल बॉडी आपका, सिलेंड्रिकल बॉडी फ्लोट सच दैट 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम लाइज अबव द सरफेस, तो 1/4 क्या है, सरफेस के अबव है, बाकी सारा क्या है, ऑफ वाटर। तो 1/4 क्या है इसका, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, तो मान लो इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या है, V है, तो V/4 वॉल्यूम क्या है, वाटर के ऊपर है, ये चीज, ये वाटर का सरफेस है, इसके ऊपर जो है, और बाकी बचा कितना, V माइनस V/4, यानी 3V/4 कितना है, 3V/4 वाटर के अंदर है बॉडी का वॉल्यूम, और V/4 जो वॉल्यूम है वो वाटर के एबव है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विथ विच द बॉडी इज मेड ऑफ, तो डेंसिटी निकालना है इस मटेरियल का। तो आपको पता है ना कि कोई भी बॉडी जब फ्लोट कर रहा है तो उसका रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहा है अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें फ्लोट कर रहा है। तो लिक्विड का, यहाँ तो वाटर है, तो वाटर का कितना होता है, आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लें, है ना, वाटर का क्या होता है 1 ग्राम स्टैंडर्ड पर सेंटीमीटर क्यूब ले लें, इसी को क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द वाटर, है ना। तो हम ऊपर क्या लिख दें, ऊपर क्या लिख दें, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द वाटर। तो ऊपर कितना वाटर, तो हम अगर लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, तो फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, तो फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, तो वो लिखने के लिए, फ्रैक्शन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, तो कितना वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट लिक्विड के इनसाइड है 3V/4, और टोटल वॉल्यूम कितना है V है। तो यहां से क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू, क्योंकि 1 तो है तो 1 तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि V से V कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि V नॉट इक्वल टू 0 है ना, वॉल्यूम कोई भी 0 के बराबर तो है नहीं, तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 3/4 यानी 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर मैंने 3V/4 की जगह V/4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी बॉडी फ्लोट करता है किसी लिक्विड में, तो उस बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहा है अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इस केस में वाटर है वो लिक्विड, इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इनसाइड द लिक्विड, है ना, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड के अंदर जो है, ना कि लिक्विड के बाहर, ठीक है। अगर लिक्विड के बाहर लिखना होता तो हम V/4 यहाँ लिखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड कितना है 3V/4 है ना, क्योंकि बोला है कि V/4 वाटर सरफेस के ऊपर है, तो वाटर सरफेस के नीचे कितना वॉल्यूम होगा, V माइनस V/4, क्यों, क्योंकि V टोटल वॉल्यूम है ना, तो मुझे निकालना है कि वाटर सरफेस के अंदर कितना वॉल्यूम है, तो 3V/4 अपॉन टोटल वॉल्यूम V,
तो यहाँ से और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केवल 0.75 नहीं आएगा, ठीक है, इसके साथ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 0.75 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है, यानी वाटर के डेंसिटी से कम है, इसलिए ऑब्जेक्ट फ्लोट कर पा रहा है। अगर इसका एक से ज़्यादा डेंसिटी हो जाए, 1.5 हो जाए या 1.2 1.1, तो ये क्या करेगा, ये डूब जाएगा, ये इसमें इमर्स कर जाएगा, फ्लोट नहीं करता। तो यहाँ से ये भी दिख रहा है कि हाँ चलो डेंसिटी कम है, तो इसलिए तो फ्लोट कर रहा है, ये तैर रहा है ये बॉडी वाटर सरफेस पे। तो ध्यान देना, जब भी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी जब कोई फ्लोट कर रहा है निकालना हो, तो ऊपर में ये साइड क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, ना कि आउटसाइड द लिक्विड, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये एक तरह से क्या है, पूरा एक फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर है। तो हमारा 0. फिर सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ए फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड बॉडी, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में रखते हो, ठीक है, तो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करता है, तो जितना लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया, तो उस लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास है ना, कहीं तो होगा इसका सेंटर ऑफ मास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी बोलते हैं। ये चीज मेटा इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जब किसी बॉडी पे 0 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, फिजिक्स में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ बायंसी हो गया बी, कि इसने जो इस बॉडी ने जितना वाटर, जैसे ये बॉडी यहाँ नहीं रहता है तो वाटर कैसा होता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाटर कुछ ऐसा रहता, अरे बस समझ में, मान लो ये वाटर ही है, इसके अंदर फ्लूइड है, तो लेकिन जब ये बॉडी आया तो इसने कितने दूर का वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, इतने दूर के वाटर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं, इसने थोड़ा सा और ये नीचे आना चाहिए था ना, तो इसने कितने दूर का वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, इतने दूर के वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। अरे बॉडी जगह मैटर है ना, बॉडी अपना ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा, तो जितना, तो इतने जो वॉल्यूम वाटर है ना, ये जो डिस्प्लेस किया, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी कहते हैं। और बाकी जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, ओके, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो हमारा मेटा, सेंटर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, तो एक तरह से एक वर्टिकल डायरेक्शन में ये एक लाइन को, एक्सिस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, व्हेन द शिप इज स्टेशनरी फ्लोटिंग इन वाटर, लॉज ऑफ फ्लोटेशन आर एप्लीकेबल। देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर वी वंडर्ड व्हाई ए स्मॉल आयरन नेल सिंक इन वाटर बट ए ह्यूज शिप हैविंग लार्ज मास फ्लोट्स। क्योंकि एक छोटा सा कांटी डूब जाता है वाटर में, लेकिन एक बड़ा सा शिप तैरते रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो कांटी है, जो नेल है, इसने जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया ना, जितना वॉल्यूम क्या किया, वाटर डिस्प्लेस किया, वो इसके अपने वॉल्यूम से ज्यादा था। ठीक है, जितना वॉल्यूम इसने वाटर डिस्प्लेस किया, अगर वाटर में रखे हो तो वो उसके अपने वॉल्यूम से क्या था, अपने वॉल्यूम से ज्यादा था। लेकिन शिप जो है जितना वाटर डिस्प्लेस करता है ना, उससे कहीं ज्यादा, उसका जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करता है, उससे कहीं उसका ज्यादा वॉल्यूम होता है। इसलिए शिप के नीचे का जो पार्ट होता है वो खोखला रखा जाता है, ताकि उसका वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके। ठीक है, वो चीज आप देखोगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर कॉमा वी वंडर्ड व्हाई अ स्मॉल आयरन नेल सिंक्स इन वाटर बट ए ह्यूज शिप हैविंग लार्जर मास फ्लोट्स, फुल स्टॉप। द डेंसिटी ऑफ द आयरन नेल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, ये तो है ही, comma, thus it sinks in the water. In case of a ship, even though its mass is huge compared that of a iron nail, comma, its volume is increased many times, such that the overall density of the ship is less than that of water. क्योंकि डेंसिटी जो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो ये शिप भी आयरन से ही बना है, लेकिन इसका वॉल्यूम इतना बढ़ा दोगे ना कि इसका जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में आ जाता है। तो नीचे जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, घटता है। आ रही बात समझ में? जो डिनोमिनेटर है
अगर डिनोमिनेटर को आप बढ़ाते जाओगे इसका वैल्यू को, तो ये पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। तो शिप में यही यूज किया था। शिप में मास तो है बहुत, लेकिन इसके वॉल्यूम को इतना बढ़ा देते हैं ना कि इसका जो डेंसिटी हो जाता है ना शिप का, वो लगभग एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर या उसके उसके उससे कम हो जाता है। तो जब भी अगर किसी बॉडी का डेंसिटी उसमें उसके लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो क्या करेगा, फ्लोट ही करेगा। ठीक है, थस द शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, ये चीज समझ रहे हो। The amount of water displaced by the ship is also large and so the buoyant force on the ship, जो buoyancy force है, upthrust है on the ship by water is also large, full stop. When the ship is stationary, floating in water, laws of flotation are applicable to it and we have the center of gravity of the ship, है ना, center of G, capital G, and the center of buoyancy capital V lie on the same vertical line as shown in the figure 6.18. यही है फिगर जो आप देख रहे हो। तो अब हमें कुछ इक्विलिब्रियम वगैरह के बारे में जानना है। तो एक तो होता है कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये जो मेटा सेंटर है ना, मेटा सेंटर क्या हुआ कि जब बॉडी, ऐसा तो नहीं है बॉडी कुछ ना कुछ इसका नीचे का जो शेप है वो चेंज करेगा, ये कुछ आगे की ओर जा रहा है तो ये कुछ ऐसा शेप हो गया मान लेते हैं। तो अब नया जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो मान लो बी डैश है, तो इससे जो वर्टिकल लाइन गुजरेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पहले के जो सेंटर ऑफ बायंसी था इससे जो वर्टिकल लाइन गुजरेगा, ये दोनों जहां पर कट करेगा ना, इसी को मेटा सेंटर बोलते हैं। तो कोई भी बॉडी लिक्विड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब जो मेटा सेंटर है ना, मेटा सेंटर क्या हो, अपवर्ड साइड हो, है ना, ऊपर हो, किसके, बायंसी के, पहले वाले बायंसी के और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हो मेटा सेंटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर ऊपर है मेटा सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है मेटा सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है ऊपर मेटा सेंटर, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसको आप रिलीज करोगे, इसको जैसे मैंने थोड़ा सा इसको क्या किया, लेफ्ट की तरफ इसको मैंने मोड़ दिया था, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ इसको पुश किया, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा अपने हाथ को यहाँ से, तो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। कैसा ओरिजिनल शेप है इसका, इस बॉडी का ओरिजिनल शेप कैसा है, ऐसा है ओरिजिनल शेप। तो मैंने थोड़ा सा केवल इधर की ओर क्या किया था, पुश किया था, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस बॉडी का क्या हो जाएगा, मेटा सेंटर है वो ऊपर है किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि जैसे मैं छोड़ूंगा ओरिजिनल शेप क्या, ओरिजिनल जो हमारा क्या है पोजीशन रिगेन कर जाएगा। तो कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब हम उसको रिलीज करते हैं तो जहां उसका पोजीशन था पहले वो उसी पोजीशन में चला जाए, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब अनस्टेबल में कब रहेगा, जब ये जो मेटा है, ठीक है, किधर क्या, इफ ए फ्लोटिंग बॉडी, किधर है, इफ अ फ्लोटिंग बॉडी हैज अ हैवी टॉप, ठीक है, ऊपर का भाग भारी है, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी लाइज अबव द सेंटर ऑफ बायंसी एंड मेटा सेंटर, ठीक है, एंड मेटा सेंटर। Thus, if such a floating body is disturbed and tilted in, say, anti-clockwise direction, the couple set by the upthrust and the weight of the body is also in anti-clockwise direction, and the body cannot regain its original position as shown in the figure. Thus, तो अनस्टेबल कब रहेगा, जब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान लो ऊपर का पार्ट ज़्यादा भारी है इस बॉडी का, तो ऊपर की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, नीचे मेटा सेंटर हो जाएगा। तो मेटा सेंटर जब नीचे हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तब ये अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जब इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, इस पर एक तो बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ और एक वेट। तो अगर मैंने थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज इसको पुश किया तो ये क्या होगा, ये कभी दोबारा नहीं आ पाएगा, मतलब जो इसका प्रीवियस जो पोजीशन था। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये डूब जाएगा, है ना, एक तरह से। क्योंकि वेट का जो क्या बोलते हैं कपल है वो ज्यादा है बायंसी और फोर्स से, इस केस में तो ये डूब जाएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी को जब आप थोड़ा सा भी मूव करते हो तो दोबारा अपने पोजीशन को रिगेन नहीं करता है, जबकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा बॉडी को आप मूव करते हो तो दोबारा अपना पोजीशन पे आ जाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मेटा सेंटर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का उदाहरण है कि जब बॉडी का जब मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। किधर गया,
if the distribution of a mass of floating body is such that the meter center coincide with the, then the body is subjected to net nil couple due to the, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कि बॉडी अपना जिस शेप पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहता है, ठीक है, ये दिस थस द बॉडी रिमेन्स इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो जब मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाता है तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इसका और भी एग्जांपल आप इसको देखना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ रोटेशन एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन को आप पढ़ सकते हो। फिर हाइड्रोमीटर और सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी वो हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। आगे इसमें क्वेश्चन भी होंगे, सो आप चाहे तो इसको शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।